कोलकाता अभी कलकत्ता गांव ही था। एक इमारत नींव से निकलकर ऊंचाइयों की तरफ चढ़ी हुई थी और उसके अंदर कुछ युवा लेखक अपनी कलम स्याही में डुबाकर एक ऐसे साम्राज्य का बहीखाता लिख रहे थे जो अगले 200 साल तक इस उपमहाद्वीप की किस्मत को तय करने वाला था। वो जो लिख चुके थे, जो हिसाब किताब लिखा गया था, इसी इमारत से निकले उस साम्राज्य ने पूरे हिंदुस्तान को 200 साल तक अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। और फिर इसी इमारत के अंदर तीन ऐसे नौजवान जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को एक सबसे बड़ी चुनौती देते हुए सबसे सुरक्षित इमारत के अंदर घुसकर ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे क्रूर अधिकारियों को गोलियों से भूनकर ब्रिटिश साम्राज्य को यह बता दिया कि अब तुम्हारे दिन यहां पूरे हो चुके। फिर यही इमारत जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने 34 साल तक इस प्रदेश में जो चाहा वो किया, और फिर एक युवा नेत्री जिसको बाल पकड़कर इस बिल्डिंग से बाहर ले जाया गया बेइज्जत करते हुए, तो वो कसम खाती है कि जब मैं लौटूंगी तो फिर पूरे सम्मान के साथ, जब ये इमारत मेरे आदेशों को मानेगी। और वही हम इस वक्त उसी इमारत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ कोलकाता के इतिहास की कहानी नहीं बताती, जो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी राज की कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। इसी एक कहानी के साथ हम शुरू करते हैं राइटर्स बिल्डिंग की। क्या कोई एक इमारत पूरे देश के इतिहास को छूती हुई निकल सकती है? अगर ऐसा है तो ये राइटर्स बिल्डिंग है जिसकी कहानी हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं। ये राइटर्स बिल्डिंग है जो 1773 में यहां खड़ी की जाती है, क्योंकि उस वक्त जो युवा क्लर्क थे, जो तमाम हिसाब किताब लिखते थे, बही खाता लिखते थे, उनको उस वक्त राइटर्स कहा जाता था। उन्हीं के नाम पर चूंकि उनका आवास और उनका दफ्तर यहीं बनाया गया था, इसीलिए इसको राइटर्स बिल्डिंग कहा गया। 1777 से शुरू होती हुई ये बिल्डिंग 1880 तक पूरी होती है। यहाँ हालांकि जो लगा हुआ बोर्ड है जिस पर 1882 लिखा हुआ है, लेकिन इतिहास की कहानियां अलग अलग तरीके से चलती हैं। उस वक्त आप ये देखेंगे इस पर राइटर्स बिल्डिंग के अंदर, इसको न केवल उस वक्त कोलकाता की सबसे पहली इमारत है जो 3 मंजिला बनी थी। ये इमारत पूरे कोलकाता में अपने अलग से रखती थी और यहीं से कोलकाता साम्राज्य की नींव चलती थी। जब तक कोलकाता भारत की राजधानी रहा तब तक इस सचिवालय में उस अंग्रेजों की सत्ता आपको यहाँ से आबाद दिखती चली। और फिर यहाँ अगर जितना भी हमने देखा कि ब्रिटिश साम्राज्य ने जब अपने आप को यहाँ स्थापित किया था, तो ये सचिवालय था, यही वो ताकत थी जहाँ से पूरे देश में जो अंग्रेजी साम्राज्य का हिसाब किताब है वो रखा जाता था। मैं आपको इस इमारत की अलग अलग जो खूबसूरत सी कहानी है, जो इसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इमारत कैसे बनी, इस पर इमारत की क्या खासियत है, आज इस इमारत में चूंकि इसका पूरा का पूरा जो वैभव था वो ममता बनर्जी ने अब वापस लौटाएंगी, ये अलग बात है। लेकिन उन्होंने यहाँ से मुख्यमंत्री का जो सचिवालय था उसको मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद ही यहाँ से ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि यही वो बिल्डिंग थी जहां से उनको बेइज्जत कर कर, यानी उनके बाल पकड़कर घसीट कर बाहर ले जाते हुए जो फोटो हैं, ये कहानी बताते हैं, वो सब भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन शुरुआत फिर हम यही करते हैं कि लंबे समय तक इस इमारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत बनी रही, इसी इमारत में ये कहानियां चलती रही। लेकिन 1930 में जब देश आजादी की जंग में लगा हुआ था, और आपको याद होगा कि कांग्रेस जैसी पार्टी भी इस देश में पूर्ण स्वराज्य की मांग कर चुकी थी, उससे पहले इस देश में और बंगाल की इसी धरती से, चूंकि ये सवाल भी आपके जहन में हमेशा उठता होगा कि आखिर बंगाल की धरती में ऐसा क्या था कि सबसे पहले यहाँ के निकले जो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी, क्योंकि वो अंग्रेजों की इस असलियत को जानते थे। यहीं से इस शहर की शुरुआत के साथ ही अंग्रेजों ने जिस तरह से इस देश पर राज किया, जिस तरह से इसकी आर्थिक जो आर्थिक ताकत थी उसको बिल्कुल निचोड़ के रखा। यहाँ तक कि अगर हम लोग जिस ढाका की मलमल और तमाम चीजों की बातें उस वक्त किया करते थे, वो यहीं से उसका हिसाब होता था, यहीं से तय होता था। तो लिहाजा बंगाल के क्रांतिकारियों में 3 ने ये फैसला किया कि वो ब्रिटिश सरकार को यहीं से चुनौती देंगे,
इसी इमारत के अंदर घुसकर सबसे जो खतरनाक ब्रिटिश जो अधिकारी था, जो यहाँ जेल का अध्यक्ष भी था और जेल का इंचार्ज भी था, और वो जो यहाँ तमाम होने वाली जो क्रांतिकारियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई होती थी, उसी को वो अंजाम दिया करता था। यही ये सब इमारत के अंदर चल रहा था। तो विनय विनय बादल और दिनेश गुप्ता, वो तीन युवा ये तय करते हैं कि इस सबसे सुरक्षित इमारत के अंदर घुसकर ही वो इस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देंगे। 1930 8 दिसंबर वो दिन था जब तीनों युवा, जिसमें से एक की उम्र 22 साल, एक 18 साल और एक 19 साल, यानी वो युवा जिन्होंने अभी अपनी जवानी में की दहलीज पर पहला कदम ही रखा था, वो तीनों ये तय करते हैं कि हम इसके अंदर घुसेंगे। और फिर ये हम उस क्रांतिकारी संगठन का नाम था बंगाल वॉलेंटियर्स, ये तीनों उसके संगठन के नायक थे। इसको आज भी विनय बादल दिनेश के नाम से यहाँ जाना जाता है। और अब इसको चूंकि बिल्डिंग को महाकरण कहा जाता है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो ये तीनों, इनका लक्ष्य था लेफ्टिनेंट कर्नल S.N.S. सिम्पसन, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन यानी जेलों का महानिरीक्षक था, राजनीतिक कैदियों, ज्यादातर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अत्याधिक क्रूरता और यातना के लिए वो था। वो सिर्फ सिम्पसन की हत्या नहीं करना चाहते थे, अगर कोई ये कहे, वो ब्रिटिश प्रशासन के दिल में ये डर पैदा कर देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने राइटर्स बिल्डिंग का चयन किया था, क्योंकि ये ब्रिटिश बंगाल का मुख्य सचिवालय रह गया था। उससे पहले जब तक 1911 ये कोलकाता इस देश की राजधानी थी, तब तक ये उनका मुख्यालय। विनय बसु ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉमैन की हत्या की थी, जो इसी क्रांतिकारी अभियान का हिस्सा था। 8 दिसंबर 1930 ये लोग घुसते हैं अंदर, यूरोपियन पोशाक पहनते हैं, टाई है, सूट है, ताकि सुरक्षा में आसानी से घुसा जा सके। इनके पास रिवॉल्वर थे। दोपहर का समय था, रॉयटर्स बिल्डिंग में घुसते हैं सीधा सिम्पसन के कमरे में और सिम्पसन को गोलियों से भून देते हैं। कुछ अन्य ब्रिटिश अधिकारी भी थे, जैसे टाइनाम, प्रेंटिस, नेल्सन, उनको भी गोलियां लगती हैं। इसके बाद बिल्डिंग के एक हिस्से पर वो कोशिश करते हैं कि कब्जा किया जा सके, ताकि पूरी दुनिया को ये आवाज सुनाई जाए। लेकिन पुलिस की भारी संख्या थी, वो आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते। लिहाजा बादल गुप्ता ने पोटेशियम साइनाइड खा लिया और तुरंत उनकी मौत हुई। विनय बसु और दिनेश गुप्ता ने खुद पर रिवॉल्वर से गोली मारी। विनय बसु को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 13 दिसंबर 1930 को उनकी मृत्यु हुई। इन तीनों में दिनेश गुप्ता उस वक्त बच गए थे, गोली से गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला। एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज और हत्या के आरोप में उनको 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में फांसी दे दी गई। इस घटना ने ब्रिटिश राज्य के अंदर जो डर पैदा किया था, जो खौफ पैदा किया था, उसको वही लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने कभी ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करने का ख्वाब देखा हो। लोग आज इतिहास के कितने लोग, और आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से कितने लोग इन तीन लोगों के नामों को जानते हैं, और वो जानते हैं कि किस तरह से यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य को सबसे बड़ी चुनौती दी गई थी। लगातार बंगाल की जमीन से उठी हुई आवाज ने ब्रिटिश अधिकारियों के दिल में जो खौफ पैदा किया था, उसमें से एक ये था। ये एक प्रतीक बन गया, कई सारी बंगाली फिल्में इन पर बनी, लेकिन बाकी देश में इन पर क्या बना मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने कहीं देश में घूमते हुए इन तीन नौजवानों की कोई मूर्ति कहीं नहीं देखी। ये अलग बात है कि राइटर्स बिल्डिंग के ठीक सामने ब्रिटिश सरकार के बाद यहाँ उन तीन नौजवानों की आज भी मूर्ति लगी हुई है, जिसमें सबसे आगे बिनोय हैं, जो जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में मुझे लगता है कि हिस्सा लिया था। इसके बाद ये सारी कहानियां शुरू होती हैं, और फिर यहाँ आजादी के बाद इसी को मुख्यमंत्री सचिवालय में बदल दिया गया। मुख्यमंत्री सचिवालय बना, इसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री बैठे, विधान चंद्र राय बैठे हों, या फिर आपके सिद्धार्थ शंकर रे तक चलता रहा। सिद्धार्थ शंकर रे आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जो इस इमारत में बैठे। उसके बाद यहाँ एक सीपीएम की सरकार बनती है। केरल के बाद ये दूसरा राज्य था जहां वहां सीपीएम की सरकार सत्ता में आती है, और ज्योति बाबू 1977 में बैठते हैं, तो 2000 तक यहाँ एक ऐसे नायक के तौर पर खड़े होते हैं जिन पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई। सफेद झक कुर्ते में बैठता है एक नेता, जो उठाता है उंगली तो रुक जाती है बंगाल की सांस, इस तरह की कविताओं के साथ
ये खूबसूरत सी इमारत अपनी ताकत को दिखाती रही। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य आते हैं, लेकिन उसी दौरान 1993 को एक दिन ऐसा होता है कि जब युवा कांग्रेस की नेता के तौर पर ममता बनर्जी एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। चूँकि राइटर्स बिल्डिंग थी, हर कांग्रेसी या हर पार्टियों के जो विरोध के प्रदर्शन हुआ करते थे, वो सब यहीं पहुँचते थे। तो लिहाज़ा ये वो एक बार 1993 में यहाँ पहुँचती हैं और फिर जब जो झगड़ा शुरू होता है, उसमें आपको ये जो फ़ोटो दिख रहा है, इसमें दिखेगा कि किस तरह ममता बनर्जी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए महिला पुलिस अधिकारी और पुलिस अधिकारी उनको बाहर निकालते हैं। उसी दिन ये माना जाता है, उससे पहले चूंकि यहाँ बाहर एस्प्लेनेड है थोड़ी दूर पर ही, जहाँ एक उसके दौरान कोलकाता उसको फायरिंग कहा जाता है, उसमें 11 लोग मारे गए थे। एक चूंकि अलग अलग समय पर एक रेप की घटना के खिलाफ ही ममता बनर्जी ने वो आंदोलन खड़ा किया था, लेकिन यहाँ जिस दिन ममता बनर्जी को इस तरह से बेइज्जत किया जाता है, उसी दिन वो अपने राजनीतिक सफर को आगे की तरफ ले जाते हुए इतने उत्कर्ष पर ले जाती हैं जो आज तक पर है। यानी यहीं से उनकी वो जो स्ट्रीट फाइटर की छवि है, वो पूरी देश दुनिया के बीच में इस्टेब्लिश होती है। यही ममता बनर्जी की उस राजनीतिक यात्रा की शुरुआत इसी बिल्डिंग से होती है और फिर 2011 में वो सीपीएम के उस अबाध चलते हुए शासन को इस तरह उलट देती हैं, जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। 2011 में ममता बनर्जी यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर आती हैं, हालांकि उन्होंने उससे पहले कसम खाई थी कि मैं तब तक इस बिल्डिंग के अंदर नहीं घुसूंगी जब तक ये बिल्डिंग मुझे यथोचित सम्मान और मेरा श्रेय नहीं देती। कुछ दिन तक ममता बनर्जी यहाँ जरूर रही, लेकिन उसके बाद 2013 में इस बिल्डिंग से वो नवन्ना में चली गई, यानी नए जो मुख्यमंत्री का सचिवालय उसमें चली गई। यहाँ पीडब्ल्यूडी के और तमाम ऑफिस बैठे रहे, उन सब का काम होता रहा और आज भी ये 200 करोड़ के रिनोवेशन प्लान के साथ एक उसके साथ है। अब हम इस इमारत पर बात करते हैं, क्योंकि इमारत बेहद खूबसूरत है। आज भी आपको पुरानी कहानियां लोगों को बताती है। ये अलग बात है कि आप उन कहानियों को कैसे देखते हैं। बहुत सारों की नज़र में ये एक ऐसा प्रतीक है जो उनको ये बताता है कि इससे कोलकाता का वैभव झलकता है। बहुत सारे लोगों की नज़र में ये है कि ये देश की उस गुलामी की ताकत, गुलामी के दौरान किए गए अत्याचारों का प्रतीक भी थी, जिसको एज सच ले लिया गया था। लेकिन इस इमारत की खूबसूरती हम आपको दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि जो मेन गेट है उसकी तरफ हम लोग आपको लेके चलते हैं कि किस तरह से वो मेन गेट है और इस इमारत को कैसे बनाया गया था। ये भी हम इस इमारत की जो है, चूंकि इस इमारत को हम 4 हिस्सों के अलग अलग उसमें बांटते हैं, अलग अलग मूर्तियां हैं। आपको ये मूर्तियां भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये इसका बिल्डर्स जो है 1777 में शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया। थॉमस लियो इसके जो है थॉमस लियो ने ही इसको डिजाइन किया, तो सेल्फ स्टाइल्ड बिल्डर थे और ईसीआई के लिए बनाया गया था, यानी ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए है। और 19वीं शताब्दी में जो सचिवालय बनता रहा, 1800 में इसमें लॉन्ग कॉलम जोड़े गए, अगर आप अलग अलग बाला। और 1900 मैं उसके बारे में बता चुका। अब आप ये देखिए 150 मीटर लंबा भवन है, जो लाल दिघी के पूरे हिस्से, जो इलाका था उसके पूरे हिस्से को शुरुआत करता है। शुरुआत में ये 37,850 स्क्वायर फीट था, अब कई ब्लॉक्स में जुड़े, उनको मिलाकर ये काफी बड़ा हुआ है। अब मैं आपको इसके मुख्य उसकी तरफ ले जाता हूँ, जहां बनने के बाद यहाँ अशोक स्तंभ आपको मुस्कुराता हुआ, और उसी तरह आपको याद होगा विपक्षियों ने जब संसद के ऊपर अशोक स्तंभ लगाया गया तो कहा कि इसका शेर ज्यादा हिंसक है। ऐसा मतलब इस देश में किस तरह से, क्योंकि आप इस देश ने अपने इतिहास के साथ जिस तरह का मजाक किया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको हर जगह पर मिल जाएगा। मतलब एक कि आप ये सोचिए कि आपकी संसद पर कोई अशोक स्तंभ लगा और उस पर ये कहा गया कि ये वायलेंट है, ये इस तरह का शेर है जो बहुत ज्यादा उसमें दिख रहा है, वायलेंस में दिख रहा है। तो हम अगर अब इस पर देखेंगे कि किस तरह से ये है, ये इसमें जो मुख्य द्वार है, ये कोरिन्थियन और आयोनिक कॉलम है जो आपको 32 फीट है। ये 1800 में जोड़े गए थे। अगर हम लोग सन की बात करते हैं तो ये 1800 में पहली बार इसको जोड़ा गया था। उसके बाद जो टेरेस पर मूर्तियां हैं 1883 में विलियम फ्रेडरिक वुडिंगटन ने इनको बनाया था। जो सबसे पहले मतलब इन मूर्तियों का जो देखना था वो उसमें उस समय बनाया था। और जो टेरेस पर मूर्तियां हैं वो अलग अलग मूर्तियां हैं वुडिंगटन ने जो बनाई थी। जस्टिस, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर, इन सबको इस समय 4 कॉलम में जोड़ा गया है। तो इन सबको जोड़ा गया है किस तरह से
कि पेडिमेंट पर सबसे पहले है, प्रत्येक पर भारतीय और यूरोपीय मूर्तियां उन्होंने शामिल की हैं। पेडिमेंट पर रोमन देवी मिनर्वा की मूर्ति है, ये जो आपको दूर से दिखाई देगी। इसके अलावा कई सारी मूर्तियों को अगर हम लोग एक एक कर उन मूर्तियों के बारे में भी बताएंगे कि उन मूर्तियों को आखिर क्यों कहा गया। वैसे इसको, इस बिल्डिंग को महाकरण आजादी के बाद कह दिया गया था। और इस बिल्डिंग्स में जो मूर्तियां हैं, सबसे पहले जूस जो यूनानी देवता है, और भारतीय ये आपको दिखाई देगी। ये बिल्डिंग है जिसका मुख्य हम लोग देख रहे थे वहाँ जस्टिस यूनानी देवता के साथ आपको यूरोपीय और भारतीय प्रतिनिधि। चूंकि मैंने बताया आपको 4 मुख्य क्लस्टर हैं। ये देखिए आपको अशोक दिखाई दे रहा होगा, अशोक स्तंभ, मुस्कुराते हुए शेर, शेर उतने ही तेज है जितना कि संसद पर लगे हुए शेर हैं। और चूंकि पहला है जस्टिस जूस यूनानी देवता, फिर उसके बाद कॉमर्स जो हर्मीस है यूनानी देवता, व्यापार का देवता यूरोपियन और भारतीय व्यापारी दिखाई देते हैं। फिर साइंस का है एथेना जो यूरोपीय और भारतीय वैज्ञानिक हैं। और फिर एग्रीकल्चर यानी डरमेटर। ये आपको चारों तरफ आपको दिखाई देंगे। ये चारों हम लोगों ने अलग अलग सिर्फ आपके लिए दिखाया गया है कि बीच वाली महिला जो कॉमर्स में आपको दिखाई देती है, वो बीच वाली महिला, उसको हर्मिस की प्रतीकात्मक रूप कहा गया, जो कॉमर्स की है, व्यापार, धन और समृद्धि का प्रतीक थी। फिर आप ब्रिटिश व्यापारी या क्लर्क जो बैठा हुआ दिख रहा है, और दूसरी तरफ भारतीय प्रतिनिधि आपको दिखाई देता है। तो ये अलग अलग मूर्तियां हैं। मिनर्वा केंद्र में पोर्टिको के ऊपर है, बुद्धि, न्याय और युद्ध की बड़ी मूर्ति पूरे भवन का आकर्षण है। ये आज भी लगी हुई हैं। मुख्य तो मिनर्वा है जो रोमन देवी है, दाहिने हाथ में अपना वो लांस लिए हुए है, जिसको ये सेंटर पोर्टिको के ऊपर है। ब्रिटिश राज में इमारत को ज्ञान और शक्ति का प्रतीक मानते थे। मिनर्वा रोमन संस्कृति की प्रमुख देवी है। और स्वतंत्रता के बाद बीच में ब्रिटिश कोर्ट ऑफ आर्म्स की जगह अशोक स्तंभ लगा दिया गया। ये जो लगाया गया है, ये ब्रिटिश कोर्ट ऑफ आर्म्स की जगह इसको लगा दिया गया है। जो छोटी मूर्तियां हैं, फिनियल जैसी सजावटी मूर्तियां हैं जो लगी हुई हैं, और ये अशोक स्तंभ है। और मुझे लगता है इसके अलावा भी कई सारी मूर्तियां यहाँ आपको छोटी छोटी दिख रही हैं, जिनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं बताया जाता। लेकिन इन 4 कॉलम्स का ये एक वो खूबसूरत सा है। तो कई बार क्या होता है कि आप इतिहास को जब झांकना चाहते हैं तो कोई एक इमारत भी आपको उस इतिहास की कहानी सुना देती है। राइटर्स बिल्डिंग उसी में से एक है, जो हम हिंदुस्तान के तमाम लोग इस बिल्डिंग के इतिहास को इसलिए समझें क्योंकि यहीं से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके क्लर्कों ने जब ये शुरू किया था बही खाता लिखना, जिसमें उन्होंने बाद में धीरे धीरे, आपको याद होगा 1764 शुरू होता है, और माफ कीजिए 1764 में युद्ध होता है, दीवानी अधिकार मिलते हैं। और दीवानी बंगाल, बिहार और जो कड़ा की संधि में जो उनको अधिकार मिले थे, दीवानी के अधिकारों ने ही ये तय कर दिया था कि इस देश के आर्थिक जो ताकत है उसको निचोड़कर ब्रिटिश साम्राज्य को एक महाशक्ति में बदल देना है। तो आज भी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की इस इमारत की एक कहानी अधूरी है जो हर किसी को सुनाई जानी चाहिए। वो बिनोय, बादल और दिनेश की है। और यही मैं इस वीडियो को छोड़ रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम जाकर बिनोय, बादल और दिनेश के बारे में कुछ ज़रूर लिखिए अपने, और हमको ये याद दिलाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।